माय नेम इज नीतीश। अभी हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। स्टॉक पिछले साल लिस्ट हुआ था, इसका आईपीओ आया था एनएसई एंड बीएसई पे। उसके बाद से स्टॉक ने मोटा मोटा 90-95% का अप मूव दिया और स्टॉक बहुत पॉपुलर हुआ मासेस में। तो जनरली जैसा होता है, स्टॉक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और उसके बाद स्टॉक ने ऑल टाइम हाई से 60-65% का एक करेक्शन दिया। तब से ये स्टॉक मतलब ऑफ द लाइट है, मतलब इसमें लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी ये स्टॉक मेरे नजर में क्यों आया? क्योंकि इस स्टॉक में एक मुझे रिवर्सल दिख रहा है। रिवर्सल जब मैं बात करता हूं ना, सिर्फ टेक्निकल नहीं दिखता है, ये फंडामेंटल भी होता है। ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं फंडामेंटल्स में, प्लस जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी, ठीक है ना, वो भी पॉजिटिव थी बिजनेस को लेकर। और जो एक और इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर आप सारे इनके कॉम्पिटिटर्स मतलब जिनको आप पीयर्स भी कहते हो उसमें भी कंपैरिजन करो तो मुझे ईपैक प्रीफैब टेक का जो प्राइस एक्शन है वो बहुत स्ट्रांग लगता है। तो एज यूजुअल हम इसका पहले क्या करेंगे, हम पहले टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फिर हम कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल समझेंगे, कंपनी क्या करती है और आगे क्या कर सकती है वो समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एज यूजुअल बताऊंगा कि इफ आई हैव टू ट्रेड और इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक मेरी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। तो आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा शेयर का। अभी देखो क्या है ना, यहां पे मंथली चार्ट मैंने खोला हुआ है, बट मंथली चार्ट इज इनसफिशिएंट। मंथली चार्ट चूंकि स्टॉक अभी लिस्ट हुए 12 कैंडल्स भी नहीं बनी है, ठीक है ना, एक साल भी नहीं हुआ है। सो हम क्या करेंगे ना, हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। देखो ये है वीकली टाइम फ्रेम। अब एज यूजुअल जो मैं यूज करता हूं डाउ थ्योरी का बेसिस, डाउ थ्योरी में हम क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं बस एक ही स्ट्रक्चर देखता हूं, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है ना। बिकॉज वो जो है ना वो ग्रॉस क्रूड, मतलब आप बोलो वो प्योर तरीका है प्राइस को एनालाइज करेगा कि प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। अभी आप देखो प्राइस अप टू दिस पॉइंट अप ट्रेंड में था और इसने ब्रेकडाउन दिया था 29 दिसंबर 25 को, जो कैंडल बना था वीकली उसमें इसने ब्रेकडाउन दे दिया था। सो इफ आई दैट टाइम आई वुड हैव इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, तो मेरा यहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया रहता। मैं ये हाइंडसाइट में बातें बता रहा हूं, बट मैं ये इसलिए बोल रहा हूं ना कि आप जब वीडियो देखते हो ना तो सिर्फ वीडियो ही नहीं देखना है, आपको एनालाइज करना है कि मैं क्यों बोल रहा हूं वहां पे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस देना है, ठीक है। अभी देखो यहां से ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद स्टॉक बनाता है लोअर हाइज एंड लोअर लो, ठीक है। अगेन अप टू दिस पॉइंट, ये कब का कैंडल है? ये कैंडल है 25 मई 2026 के वीकली कैंडल तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम। जो हम प्राइमरी एनालिसिस करते हैं, जो प्राइमरी ट्रेंड चेक करते हैं किसी भी स्टॉक का, तो उसमें या तो हम क्वार्टरली चेक करेंगे, मंथली चेक करेंगे या वीकली चेक करेंगे। ये तीनों स्टॉक ही हमें चेक करना है टू चेक द प्राइमरी ट्रेंड ऑफ एनी स्टॉक। चूंकि मंथली के उतने बाहर से नहीं है और क्वार्टरली का तो बात ही नहीं होता है, मतलब क्वार्टरली में कितना हार्डली 2 या 3 कैंडल होंगे, तो उसमें आप क्या टेक्निकल एनालिसिस करोगे, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। अभी आप ध्यान से देखो यहां पे क्या हुआ है और यहां पे क्या हुआ है, ठीक है ना। ये इस वीक का कैंडल है जो आज क्लोज हो गया, क्योंकि फ्राइडे वीक का लास्ट डे होता है, ओके। अभी देखो यहां पे बना फर्स्ट हाई लो, मतलब फर्स्ट, और यहां पे बना फर्स्ट स्विंग हाई। यहां तक क्या बन रहा था? यहां तक बन रहा था, देखो, लोअर लो, लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो, देन इट इज लोअर हाई। यहां पे पहली बार बनता है हायर लो एंड हायर हाई। हायर लो एंड हायर हाई दोनों पहली बार बने। ये दोनों दिखा रहा है कि जो ट्रेंड है वीकली टाइम फ्रेम पे वो चेंज हो चुका है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी एक और चीज मैं बताता हूं, देखो यहां पे, ठीक है, यहां पे था वीकली रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको कहते हैं वीक ऑफ, ठीक है ना। वीक ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न, और एक सेंट स्टैंसिन, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, है स्टेज 2 ब्रेकआउट। मतलब हमें ये जो वीक ऑफ या स्टेज 2 ब्रेकआउट में बता रहा हूं ना, सेंट विंस्टन नाम है शायद उनका, वो बहुत बड़े टेक्निकल एनालिस्ट है यूएस के, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था। तो हमें नाम नहीं याद रखना है, बस आपको मैं बता रहा हूं यहां पे क्या हुआ है, आप समझना। अभी हम समझेंगे साइकोलॉजी की क्यों हम इसको ब्रेकआउट कह रहे हैं, ठीक है। आप देखो जब ये स्टॉक फॉल करता है ना, तो इसका अर्थ क्या है? चूंकि ये एफएनओ में नहीं है, तो इसका अर्थ ये है कि कोई डिलीवरी बेस्ड जो माल छोड़े जा रहा है, ठीक है ना। कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसको आप ऑपरेटर भी कहते हो, म्यूचुअल फंड हो सकता है, प्रोमोटर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका हम पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो जब ये स्टॉक
इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, ठीक है। तो जिसने भी ईपैक फैब्टेक को जो कंटिन्यूअस सेल करते आ रहा था पिछले 6 महीने से, उसका स्टॉप लॉस कहां पे होगा? इसका स्टॉप लॉस होगा यहां पे, ठीक है। उसका स्टॉप लॉस हो गया ट्रिगर, ठीक है। उसके साथ साथ जो ऊपर वाला बेस है, ये क्या है? ये है ऊपर वाला बेस। यहां पे भी जो सेलर बैठा हुआ है, जिसने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, उसका भी स्टॉप लॉस, तो आज का चूंकि कैंडल, दोनों जो पॉइंट था, दोनों जो रेसिस्टेंस थे, आप रेसिस्टेंस को ऐसे समझो ना, मतलब आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है कि वहां पे जो सेलर है ना, उसका स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं। अभी ना हम वॉल्यूम को लगाते हैं, देखो कितना इस वीक का वॉल्यूम कितना है। ये है अप्रॉक्स 4 करोड़ 20 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं इस वीक में, और एवरेज कितना रहता है? और एवरेज रहता है 20 से 40 लाख, मतलब अप्रॉक्स 10x जो वॉल्यूम है इस वीकली कैंडल का, वो 10x है एज कंपेयर टू इट द एवरेज वॉल्यूम जो रहता है वीकली कैंडल्स में। सो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने जब भी मैं ब्रेकआउट बताता हूं ना, स्पेशली जब रिवर्सल ब्रेकआउट बताता हूं, तो मैं रिट्रेट करते रहता हूं कि वॉल्यूम का सर्ज आना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वो वॉल्यूम का सर्ज कहां पे आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इस वॉल्यूम का सर्ज आया है ट्रेंड रिवर्सल में, क्योंकि यहां पे बना है हायर हाई, ठीक है ना, अलॉन्ग विथ हायर लो। तो इसका मतलब है ये डिराइव कर रहा है कि यहां पे जबरदस्त डिलीवरी बाइंग हुई है, और ये जो मतलब 42, मतलब आप समझो ना कितना हुआ यार, ये हुआ आपको अप्रॉक्स 4 करोड़ शेयर। तो यहां पे किसी बड़े इन्वेस्टर ने, म्यूचुअल फंड ने, इंश्योरेंस वाले ने, जिसको आप ऑपरेटर भी बहुत सारे लोग कहते हैं, या कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर ने एक जम के माल उठाया हुआ है, ठीक है। होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और ये भी हो सकता है कि उसने जो बाइंग है यहां से करनी शुरू कर दी हो। देखो ये सब चीज ना हम अजम्पशन में बात करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारा अजम्पशन होता है, तो इसीलिए जो स्टॉप होगा इस ट्रेड का वो होगा यहां पे। क्यों होगा? चलो इसको हम फिर से समझते हैं। सपोज कोई चीज है ना, वो ऊपर से नीचे गिर रही है। जब ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्या है, वो फ्री फॉल करेगा। अभी भाई साहब उसको सोचो, कोई ऊपर से नीचे चीजें गिर रही है, उसको रोकने के लिए मतलब एक तो पावरफुल आदमी चाहिए, ठीक है ना, वो उसको रोकेगा और फिर उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो आप समझ रहे हो कितना ज्यादा थर्स्ट, कितना पावरफुल लगेगा। तो इसीलिए ये जो सेटअप है इसका स्टॉप होगा यहां पे। मैंने आपको स्टॉप क्यों है उसका लॉजिक समझाने के लिए एग्जांपल दिया है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम फटाफट जाएंगे और कंपनी का ना फंडामेंटल समझेंगे, ठीक है ना। मतलब आई विल ट्राई टू टेल यू इन अ वेरी सिंपल वर्ड कंपनी करती क्या है, और बहुत ज्यादा ना हमें मतलब घुसना नहीं है। हमको सिर्फ एज ए इन्वेस्टर, हम वी आर हियर टू मेक मनी, वी आर नॉट हियर टू डू अ पेपर प्रेजेंटेशन ऑन ईपैक फैब्टेक। अभी बहुत सारे लोग क्या होंगे ना, वो अकाउंटिंग में घुस के देखते हैं साला की, मतलब यहां पे अकाउंटिंग में, यहां पे क्वाजी कैपिटल इतना क्यों डाला, वो नहीं करना है। अगर आपको ना प्रेजेंटेशन करने के लिए करना है तो आप घुसो, ठीक है ना। हमें यहां पे सिंपली हमें कंपनी का काम समझना है, कंपनी क्या करती है वो समझना है, और हमें पैसा कमाना है। वी जस्ट हैव टू डू द एग्जीक्यूशन। आप एग्जीक्यूशन पे अपना फोकस करो, ठीक है ना। अब पहले हम चलेंगे कंपनी के बारे में समझेंगे, और फिर लास्ट में हम समझेंगे कि इस पे एंट्री कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यस, तो ये कंपनी का बस मैंने ना पीपीटी खोला है एंड वी जस्ट स्टिक टू दिस पॉइंट, ठीक है ना। ये इनका इनकम स्टेटमेंट है फ्रॉम फाइनेंशियल 22, 23, 24, 25, 26। सो आप एक चीज समझो कि ये प्री फैब क्या होता है, ठीक है। प्री फैब्रिकेशन, नाम से पता चल रहा है प्री फैब्रिकेशन, इसको प्री इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। अभी आप समझना कि नॉर्मली जो हम लोग का घर बना तो कैसे बनना होगा, ठीक है ना। क्या होता है, कंक्रीट आता है, ब्रिक्स आता है, फिर ये छड़ आता है जिसको आयरन बार्स कहते हैं, वो आता है, और फिर उसकी आरसीसी करके कंक्रीट लगा के वो ढलाई होती है, ठीक है ना, घर बनता है। जो प्री फैब्रिकेशन होता है ना, प्री फैब्रिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। सो जो हमारी कंपनी है, जो ईपैक प्री फैब टेक्नोलॉजी है, वो क्या करती है, उनका 3 बिजनेस है। पहला है प्री फैब, मतलब प्री इंजीनियरिंग का। दूसरा है वो है सैंडविच पैनल्स बनाती है, और तीसरा करती है काम पैकिंग का। हमें यहां पे फोकस करना है प्री फैब पर, बिकॉज उनका जो 90% ऑफ द रेवेन्यू एंड 90% ऑफ द प्रॉफिट वो इसी से आता है। तो प्री फैब में क्या होता है ना, कि प्री फैब में सिंपली आप समझो, प्री फैब में ये काम करती है ऑन अ टर्न की बेसिस, ठीक है। अभी सबने ब्रांड का नाम सुना होगा आइकिया, ठीक है ना। अभी आइकिया से जब ऑर्डर करोगे ना, बिकॉज यू नो आई स्टे इन मुंबई, तो यहां पे उनका 2 ये है, मतलब शॉप्स है।
एक वर्ली में और एक नवी मुंबई में, ठीक है। तो मैंने इनसे जब प्रोडक्ट में मंगाता हूं तो क्या होता है ना, वो सारा का सारा आपको प्री फैब्रिकेटेड चीज बोलोगे। ऐसे अगर आप डाइनिंग बनाओगे तो सबका सब अलग करके भेजेंगे और यहाँ पे आके वो असेंबल होता है। एग्जैक्टली यही काम करता है प्री फैब्टेक अपने क्लाइंट्स के लिए। अब इनका क्लाइंट्स कौन कौन होता है? क्लाइंट्स इनका होगा फैक्ट्रीज होंगे, ठीक है ना, वेयर हाउसेज हो सकते हैं, ऑफिसेज हो सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे आप देख लो जो ईवी बनाने वाली कंपनियां हैं या फिर जो चिप्स बनाती हैं, ठीक है ना, फिर जो आपको जो विंड पावर या रिन्यूएबल में, ये इनकी मेजर क्लाइंट्स है। तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग इनको एक टर्न की प्रोजेक्ट देते हैं। टर्न की प्रोजेक्ट में इन्हें फैक्ट्रीज या जो भी स्ट्रक्चर है वो बनाना रहता है। अभी ये कैसे करते हैं तो सब समझो। यहां पे सबसे पहले ना ये सॉफ्टवेयर की मदद से डिजाइन प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना, और ये मोस्टली यूज करते हैं स्टील्स का, ठीक है। तो स्टील जो चीज है ना, प्री फैब्टेक इंडस्ट्री के लिए एक रॉ मटेरियल होता है, मोस्टली इसी का यूज किया जाता है। तो स्टील का पाइप्स यूज होगा, बीम्स यूज होगा, प्लैटून यूज होगा, प्लेटफॉर्म यूज होगा, और ये डिजाइन करेंगे, फिर उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर ये उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं क्लाइंट के, और फिर ये इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर इसको इरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं टर्न की। मतलब आप शुरू से लेके, मतलब इन्होंने डिजाइन बनाया, तैयार करा, उसको सामान टांग के आपके यहां ले आए, उसको इंस्टॉल करा, असेंबल करा और फिर उसको लगा दिया। यही काम करते हैं ये लोग। अभी ये काम से फायदा क्या होता है? तो देखो क्या होता है ना कि सबसे पहला तो है टैट। अभी टैट क्या होता है? टैट इज टर्न अराउंड टाइम, जिसको बहुत लोग जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं, ठीक है ना। अभी ये क्या होता है, सपोज जब आप घर बांधने जाओगे ना, नॉर्मली आप घर बांधोगे तो क्या होगा, घर बांधने में आपको टाइम लगता है, सो दैट विल बी मोर एक्सपेंसिव। और दूसरा, उसमें जो टर्न अराउंड टाइम होता है वो ज्यादा होता है। उसके उल्टा क्या होता है ना कि जो प्री फैब इंजीनियरिंग वाली प्रोडक्ट्स रहते हैं, मतलब जो होता है, उसमें आपको वो लेस एक्सपेंसिव होगा, प्लस उसमें टाइम भी कम लगता है। बाय द वे, जो हमारी ये कंपनी है ईपैक, उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है ना कि यू कैन गो एंड सर्च ऑन द गूगल। इन्होंने हैदराबाद में एक 1,50,000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस स्लैश फैक्ट्री बांधा इन जस्ट 150 आवर्स। 150 आवर्स मोटा मोटा 5 से 6 दिनों में। तो इनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सो इनका जो आप कह सकते हो ना, बिकॉज इस सेक्टर में 4 से 5 कंपनियां लिस्टेड स्पेस में, एज फॉर आई नो, और उसमें दिस कंपनी इज नोन फॉर द पेस। इनका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट रहता है, ठीक है। अभी जो प्री फैब इंडस्ट्री है, उसका इंडिया में जो ग्रोथ है वो छोड़ रहा है 8-8.5% से पिछले 4 से 5 साल में। और जो हमारी कंपनी है, मतलब फैबटेक, उनका जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू है दैट इज मोर देन 35%। तो समझो जब इंडस्ट्री ग्रोथ 8.5% है और ये ग्रो कर रही है नॉर्थ ऑफ 30%, तो इसका अर्थ है कि ये प्री फैबटेक मार्केट खा रही है, मतलब ये मार्केट शेयर गेन कर रही है, विच इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। ये सब चीजें हमें समझ में आ गया। अब हम आते हैं, दूसरा इनका प्रोडक्ट क्या था? दूसरा प्रोडक्ट है इनका सैंडविच इंसुलेटेड पैनल। हम ये क्या होता है समझते हैं। देखो, जब ये वेयर हाउसेस के लिए करते हैं तो उसमें वेयर हाउसेस होगा, कोल्ड स्टोरेज हो सकता है, या ऐसी फैसिलिटी हो सकती है ना, जैसे डेटा सेंटर भी समझो। अभी डेटा सेंटर में भी क्या होता है ना, इंसुलेशन करना पड़ता है, मतलब टेम्परेचर को इंसुलेटेड करना पड़ता है। तो टेम्परेचर इंसुलेशन आप नॉर्मल नहीं कर सकते हो, मतलब इट हैज टू हैव अ काइंड ऑफ टेक, मतलब उसमें कुछ ना कुछ आपको स्पेसिफिकेशन लगाना रहता है। तो इनका दूसरा जो सेगमेंट है, उसमें ये सैंडविच इंसुलेटेड पैनल सप्लाई करती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि सेम ही क्लाइंट को ये प्री फैब्रिकेटेड चीज भी देती हैं और ये जो सैंडविच पैनल है वो भी देती है, ठीक है। और जो तीसरा इनका सेगमेंट है ना, वो है पैकेजिंग का, ठीक है ना। उसको ये लोग कहते हैं एक्स पॉलीस्ट्रीन, वो नाम है, बस हमें नाम समझ लो आप। तो जब हमारे घर में आपने देखा होगा फ्रिज आता है या कोई भी टीवी आता है, तो आप देखते होगे हम उसको थर्मोकोल कहते हैं, ठीक है ना। थर्मोकोल क्यों डलाता है? बिकॉज उससे बचाने के लिए, मतलब उसको चोट नहीं लगे, वो टूटे नहीं, मोटा मोटा टीयर नहीं हो, उसके लिए भी ये मतलब पैकेजिंग के लिए बनाती है। बाय द वे, मैं फिर रिट्रेट कर रहा हूं, जो इनका प्री फैबटेक का जो रेवेन्यू है दैट इज 90%, पैट भी उतना ही प्रोपोर्शन है। दूसरा, जो इनका सैंडविच पैनल बनाते हैं, जो इंसुलेशन वेयर हाउसेस के लिए होता है या फिर कोल्ड स्टोरेज के लिए होता है, उसमें इनका टोटल रेवेन्यू आता है 4% का, पैट भी मोटा मोटा उतना ही है, और पैकेजिंग आता है 5.5 से 6% रेवेन्यू में, अगर आप देखोगे शेयर। तो मार्जिन जो रहता है ना यार, मार्जिन आप समझो, इनका मार्जिन रहेगा 10 to 11% प्री फैब में। और जो बाकी दोनों भी सेगमेंट है ना, मैनेजमेंट ने कभी खुल के बताया नहीं है, बट उन्होंने बताया कि बस एक बीपीएस पॉइंट का ही डिफरेंस है। मतलब अगर 11% लगता है तो 11.5 से 12% का ही मार्जिन, इबिटा मार्जिन उनको दूसरे दोनों सेगमेंट में मिलता है। मतलब किसमें? सैंडविच वाले में, और दूसरा रहता है पैकेजिंग वाले में। होप अप टू ये दिस क्लियर है। अभी आप ये फाइनेंशियल देखो,
फिनेंशियल देख के आपको पता चल रहा होगा कि कंपनी इज ग्रोइंग विथ ए वेरी गुड पेस, ठीक है। फिनेंशियल अगर आप 25 को 26 से भी कंपैरिजन करोगे तो रेवेन्यू में भी मतलब 35% का ग्रोथ आया है, जो पैट है उसमें भी आप ग्रोथ देख रहे होगे अप्रॉक्स 45 to 50% का ग्रोथ है, विच इज वेरी गुड। अभी मैं ये जो डिटेल दिया हुआ है ना या इनकम स्टेटमेंट, मैं इसमें ज्यादा आई विल नॉट गो थॉरो बिकॉज ये क्लियर है यार, इट्स ए ग्रोथ कंपनी, ठीक है। अभी बात करते हैं कि मैनेजमेंट का जो बॉडी लैंग्वेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में बात करते हैं, बिकॉज अभी तक तो ये जो रिजल्ट है ये सारा का सारा प्राइस में एडजस्टेड है, बिकॉज शेयर मार्केट ऑलवेज डिस्काउंट द जो प्रेजेंट चीज उसको डिस्काउंट करके चलती है। अभी फ्यूचर में ऐसा क्या हो सकता है जिससे कारण जो इन्वेस्टर है उसको फायदा हो सकता है, ठीक है। तो कंपनी इज वेरी बुलिश, जो इनके एमडी और स्लैश सीईओ हैं मिस्टर सिंघानिया, उन्होंने कहा कि वी आर टारगेटिंग टू ग्रो द प्रीफैब बिजनेस बाय 30% फॉर फाइनेंशियल ईयर 27, ठीक है। अभी इनके पास मोटा मोटा जो ऑर्डर बुक है ना उसका साइज है 1100 करोड़ का। कंपनी ने पिछले साल कितना करा है, पिछले साल इन्होंने करा है अप्रॉक्स 1500, मतलब 1500 करोड़ का इन्होंने टोटल टर्नओवर करा है, तो 1100 का इनके पास है। अभी इंपॉर्टेंट होता है क्या 1100 का जो रेवेन्यू है फाइनेंशियल 27 में बुक हो सकता है, तो इसका जवाब ये है ना कि जो इनका टर्न अराउंड टाइम होता है, मतलब जब प्रोजेक्ट मिलता है उसका एग्जीक्यूशन वो मैक्सिमम 6 से 9 महीने का होता है। आप इसको जैसे मैंने पिछले बार बताया था टाटा टेक का जो बताया था, हर एक सेक्टर का अलग अलग एग्जीक्यूशन है, इनका एग्जीक्यूशन इनको फास्ट करना है, तो 6 से 9 महीने में जब इनको प्रोजेक्ट मिलेगा उसमें इनको एग्जीक्यूशन करना ही पड़ता है। प्लस इनके अलावा पाइपलाइंस है अप्रॉक्स 5000 करोड़ की, और पाइपलाइन का अर्थ क्या हुआ ना यार कि मतलब इतने प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने बिड करा हुआ है, और इन्होंने बताया कि हमारा जो सक्सेस हिट रेशियो रहता है दैट इज क्लोज टू 20-25%। सो जस्ट बाय गोइंग विद दैट लॉजिक, मोटा मोटा इनको 1000 से 1200 करोड़ वहां से आ सकता है। तो आई डोंट सी कि इन्होंने जो टारगेट रखा है 1925 करोड़ रेवेन्यू का वो मीट हो सकता है कि नहीं। वो मुझे लगता है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो वो मीट हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है ना, जैसे मैंने क्या बताया कि जो ये प्री फैब्रिकेटेड जो काम होता है ना, इसमें मोस्टली यूज होता है स्टील। अभी भाई जब से ये जियोपॉलिटिकल इश्यू शुरू हुआ है ना, तब से स्टील का प्राइस हो गया, बढ़ गया। अभी पहले क्या हो रहा था कि पहले इनका जो भी ऑर्डर बुक था वो फिक्स था। फिक्स मतलब कि इन्होंने जैसे टर्न की प्रोजेक्ट उठाया तो उसमें कॉस्टिंग फिक्स्ड होती थी, ऐसा कोई क्लॉज नहीं रहता था कि अगर बाय द वे द कॉस्टिंग ऑफ स्टील और या कोई भी रॉ मटेरियल अगर इंक्रीज होता है तो वो पास ऑन किया जाएगा। बट अभी जो नया डील कर रहे हैं ना उसमें इन्होंने बताया कि 80% ऑफ डील में ये मतलब पास ऑन कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग भी है आउट ऑफ इट भी, तो उन्होंने बताया कि मोटा मोटा वी आर ट्राइंग टू निगोशिएट विद द क्लाइंट, और बहुत सारे क्लाइंट ने मतलब उसके लिए उन्होंने कंसेंट दिया, बिकॉज देखो क्या है ना, ये जियोपॉलिटिकल रिस्क था, ठीक है, सो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट। सो इन दैट वे दे हैव मुझे ये चीज अच्छा लगा कि अगर कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट अगर वो पास ऑन नहीं कर पाते तो मोटा मोटा समझो कि जो इबिटा मार्जिन ये बोल रहे हैं 10 to 10.5 रहेगा, उस पर तो हिट आ जाता ना, वो नहीं होगा। दैट इज द अदर बेनिफिट। दूसरा बहुत अच्छा चीज है ना कि इन्होंने एक अप्रॉक्स 100 करोड़ का जो डेट था इनके बैलेंस शीट पे, आप जाके वो देख सकते हो इनके बैलेंस शीट पे। फाइनेंशियल 26 में आप जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है ना उसमें आप देखोगे एक अच्छा खासा अमाउंट कम हो गया, ठीक है ना। इनका बहुत सारा टर्म लोन चल रहा था और वर्किंग कैपिटल लोन, तो इन्होंने अप्रॉक्स जहां तक मुझे लग रहा है 107 करोड़ का डेट पे ऑफ कर दिया, और कंपनी ने बताया कि हमें कोई इसमें प्री पेनल्टी भी नहीं देनी पड़ी। तो उसके कारण कंपनी ने बताया कि जो हमारा पैट मार्जिन है, ठीक है ना, वो इंप्रूव करेगा बाय 25 to 40 बेसिस पॉइंट। अभी 25 टू बेसिस पॉइंट आपको सुन के कम लग रहा होगा, बट ये एक सिग्निफिकेंट होता है। तो इसके कारण भी क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। रेवेन्यू बढ़ता है अगर मान लो 1500 से 1950 के अप्रॉक्स, और पैट में ऑलरेडी जो ऑपरेटिंग लेवरेज है प्लस साथ साथ चूंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन कम होगा, इसके कारण भी आपको पैट मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखेगा, जिसके कारण इवेंचुअली पैट बढ़ेगा, जिसके कारण आपका ईपीएस बढ़ेगा, और पैट इसके कारण आपका आरओसी बढ़ेगा और आरओई बढ़ेगा, ठीक है। वो आपको ये समझ में आ रहा होगा। कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन में देखो क्या है ना, इस सेक्टर में अगर आप अपने कैपेसिटी का 80% भी यूज कर रहे हो ना, सो दैट इज अ गुड थिंग। प्रीफैब में यहाँ पे वैसा नहीं रहता है, जैसे मतलब मैंने ईवीज के लिए बनाई, ईवीज के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, तो वहां होना चाहिए 90-95, नहीं भाई, यहाँ पे अगर 80% भी अगर यूटिलाइज हो रहा है आपका कैपेसिटी, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अभी जहां तक मुझे लग रहा था इनका अगर आप देखोगे ना, तो Q3 FY26 में एक अच्छा खासा फॉल आया था। इट इज ड्यू टू दैट ना कि उनका एक जो सैंडविच पैनल का है ना तमिलनाडु में प्लांट, वहां पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बस 25% हुआ।
तो उसके बाद कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने बोला कि हमने जो वहां का सेल्स था वर्टिकल, उसमें बहुत रिवैम्प किया, मतलब मोटा मोटा समझो इन्होंने हायरिंग फायरिंग करी होगी और इन्होंने सेल्स टीम को ठीक कर दिया, जिसके कारण उन्होंने बोला कि हमारा जो चेन्नई प्लांट है उसमें कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी 45 to 50% हो गया एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग टू 70%। इसके अलावा जो Q1 इनका रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा, मैनेजमेंट में सीधा कहा कि हमारा Q1 सॉफ्ट रहेगा, बट जो हमारा Q1 रहेगा फॉर FY27 वो ऑब्वियसली उसमें जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होगा वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू Q1 FY26। तो अगर आप ये और आपको ना ये ईयर ऑन ईयर पे कंपैरिजन करना, ठीक है ना, क्योंकि Q1 होता है ना प्रीफैब टेक में, इफ यू हैव वर्कड इन एनी कॉर्पोरेट तो आप समझोगे Q1 में अधिकतर प्लानिंग होती है, ठीक है, एग्जीक्यूशन पे ध्यान नहीं देता है, और इनका Q2 Q3 एंड Q4 उस पर आपको ध्यान रखना है। अगर Q1 में कोई भी डिप आता है, मतलब सपोज अगर कुछ भी डिप आता है, पेस ऑफ जो आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर कम दिखता है, तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि उस समय जो डिप होगा वो कस्टमर इन्वेस्टर हैज टू यू टू बाय दिस स्टॉक, ठीक है। अभी हमने समझ लिया इस कंपनी को, मोटा मोटा समझ लिया कंपनी का क्या विजन है, कंपनी का ग्रोथ आपने देख लिया, देख के ये लग रहा है कि कंपनी तेजी से मार्केट शेयर खाई जा रही है दूसरी कंपनी का, बिकॉज इनका इंडस्ट्री ग्रोथ से जो इनका जो ग्रोथ पेस है वो इंडस्ट्री ग्रोथ का 3 से 4% है, तो ऑब्वियसली ये मार्केट शेयर खा रही है। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस स्टॉक को कैसे ट्रेड करूंगा, ठीक है, तो भी समझते हैं यार। देखो ये है डेली चार्ट, और भाई मैं होता हूं ना, मैं हमेशा स्टॉप लॉस ना मैं हमेशा वीकली या मंथली के हिसाब से लगाता हूं। आप बोल सकते हो कि यार तुम किस हिसाब से मतलब इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग कर रहे हो, यहां पे तो आ रहा है स्टॉप आएगा 44%। अभी आप ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत जरूरी बात है, बिकॉज टेक्निकल फंडामेंटल मैनेजमेंट कमेंट्री ये सब एक चीज होते हैं, एग्जीक्यूशन होना ना बहुत, एग्जीक्यूशन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो यहां से ऊपर, अभी अगर मैं यहां पे खरीदूं तो मेरा 44% का होगा, तो सपोज अगर मेरे पास 20 लाख रुपए है तो ऑप्टिमल कैसे करना चाहिए, अगर 20 लाख रुपए है तो मैं उसको 20 जगह लगाऊंगा, ठीक है ना, मतलब 5%। तो सपोज अगर मुझे ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी में 1 लाख रुपए लगाने हैं, मतलब 5% ऑफ द पीएफ लगाना है, तो मेरा स्टॉप आएगा कितना 43,000, बिकॉज स्टॉप लॉस 43%, विच इज ह्यूज एंड इट इज नॉट प्रूडेंशियल, ठीक है। अभी स्टॉक कितना ऊपर जाएगा मुझे पता नहीं रहता है, बिकॉज आई ऑलवेज फॉलो द ट्रेंडिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। उसमें 50% भी हो सकता है, 500% भी हो सकता है, 1000% भी होता है, वो हमें पता नहीं रहता है, सिर्फ भगवान को छोड़ के और किसी को पता नहीं रहता है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट टेल यू, आई विल जस्ट टेल यू, वेट, सपोज यहां से स्टॉक में कोई थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आता है, ठीक है ना, तो इसके आसपास मैं इस स्टॉक को पहला ट्रांच कर दूंगा। कितना खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा जस्ट 1% ऑफ द पीएफ साइज। 1% कितना होगा, 20 लाख का 1% हुआ कितना हुआ बताओ आप, 20,000 रुपए, ठीक है। मैं 20,000 रुपए का पहले यहां पे खरीदूंगा और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहां से, सपोज मान लो 30% रहता है, ठीक है, कितना स्टॉप लॉस कितना हुआ 6,000 रुपए। अब कोई चिंता लग रही है, आपको चिंता नहीं लग रही है ना, अब उतना नहीं लगेगा। पहले क्या रहता, अगर पहले वो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाता तो मुझे लॉस होता 43,000 का। अब चूंकि मैंने अपना पोजीशन साइजिंग कम कर दी है, इसके कारण मुझे बस लॉस होगा 6,000 का। अभी देखो क्या है ना, आप समझना, जो हमें ना जो लॉस ऑफ फियर होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है और ये सब पे अप्लाई होता है। तो मैंने 2 चीजें करी, मैंने एक तो पार्टिसिपेट कर लिया इस ट्रेड में, तो उसके कारण क्या हुआ, मेरा फोमो खत्म हो गया, मतलब मुझे फियर ऑफ मिसिंग आउट मेरा खत्म हो गया। उसके बाद मेरा ध्यान क्या रहेगा ना, उसके बाद मैं वेट करूंगा कि स्टॉक फिर से ऊपर चलना शुरू हो, ठीक है। ये है रेसिस्टेंस का, ठीक है, ऊपर जाएगा और फिर जब स्टॉक डे चार्ट पे, आप समझना डे चार्ट पे जब फिर से इसमें बुल्स फ्लैग लगेंगे, मतलब ये लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू करेगा ना, तो फिर से मैं अलर्ट हो जाऊंगा और मैं उस टाइम का वेट करूंगा इस ब्रेकआउट के ऊपर जाने के बाद कैंडल के, जहां पे ट्रेंड चेंज हो डेली टाइम फ्रेम पे, मतलब लोअर लो लोअर हाई से हायर हाई और हायर लो बने, वहां पे मैं दूसरी एंट्री कर दूंगा, ठीक है। वहां पे मैं कितनी एंट्री करूंगा, वहां पे मैं एंट्री कर सकता हूं, सपोज वहां पे मैं 20,000 या 40,000 की एंट्री कर सकता हूं, और उस केस से मेरा स्टॉप लॉस कहां रहेगा, उस केस में मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा
ये वाला। और ये स्टॉप लॉस सिर्फ न्यू एंट्री के लिए नहीं रहेगा, ये स्टॉप लॉस मेरे सारे क्युमुलेटिव ट्रेड के लिए रहेगा, जो मैंने यहां पे लिया है और जो ऊपर लिया है। ठीक है ना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पैरामीडिंग कर रहा हूं। पहली चीज मैं पैरामीडिंग कर रहा हूं, जैसे ही ब्रेकआउट होता है, स्टॉक ऊपर जाता है और फिर उसमें जब लोअर लो लोअर हाइज बनने शुरू होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग इसको फ्लैग कहते हैं, ठीक है ना, और इसको बहुत लोग बुल फ्लैग्स भी कहते हैं। और जब वो ट्रेंड रिवर्सल करेगा तो मैं एंट्री करूंगा, और साथ साथ मैं अपना स्टॉप लॉस है वो भी ऊपर लेते जा रहा हूं, और मैं इस प्रोसेस को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, इसको कहते हैं पैरामीडिंग। तो आपका पोजीशन साइजिंग भी आप बढ़ा रहे हो धीरे 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 धीरे, विदाउट इसके फियर का कि 43% का स्टॉप लॉस है, आप डायनेमिकली चेंज कर रहे हो। और जिस दिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खत्म हो जाएगा तो हमारा एक पोर्शन में लॉस लगेगा, बट हो सकता है उसके नीचे मैंने 7 से 8 छोटे छोटे पोजीशन बनाए जिससे मुझे मैसिव प्रॉफिट मिल रहा होगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो फिर से देखना। और मुझे पता है एक्चुअली क्या होता है ना, देखो यार, मैं ये सारी चीजें ना मतलब कर करके आप सीखते हो, ठीक है ना। तो जो किया नहीं है ना उसको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, आपको सीखना पड़ेगा भाई, समझो बात को। ऐसा कोई भी मैजिक नहीं है, पता है आपको। बहुत सारे लोग मार्केट में ना इंडिकेटर बेचते हैं, भाई वो बुलशिट है। उससे अच्छा आप मतलब जाके बार में बियर पी लो, मतलब वो सब इंडिकेटर बाय मत करो। आपको समझना पड़ेगा प्राइस क्या बोल रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर कोई भी चीज साइकोलॉजिकली समझनी है ना, मतलब ऐसा कोई टॉपिक कि मतलब कैसे रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैसे पोजीशन साइजिंग करनी है, या फिर प्राइस एक्शन के कोई इंडिकेटर का ना, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ प्लीज। आप मुझे ये मत बोलना कि ये स्टॉक मैंने लिया है अब ये कहां जाएगा, वो सब मतलब फालतू चीज है यार। मतलब मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही नहीं है यार, राइट। वो सब चीजें मत करो, बिकॉज क्या होगा ना, अगर आप 20 साल के हो ना तो 25 साल 35 साल 40 साल 50 साल में भी वही करते रहोगे। सिर्फ आप पूछते रहोगे दूसरे लोगों से कि यहां पे है वहां पे ले लूं, कुछ नहीं करोगे यार। सीखो, आपको पैसा कमाने के लिए आप यहाँ पे आए हो। पता है मैंने ये सब चीजें है ना भाई, मैं आई यूज्ड टू बी एक्स बैंकर, फिर मैंने कुछ लोगों के साथ काम किया इन मुंबई। आई हैव लर्नड इट इन अ हार्ड वे। ठीक है ना, मतलब आप समझो, ऑब्जर्वेशन से आप सीखो। ठीक है, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू आर वॉचिंग इट ऑन द ट्विटर, जस्ट डू फॉलो मी, एंड ऑन ट्विटर ऑल्सो आई पुट द यूट्यूब का मैंने डाल दिया एड्रेस। इफ यू feel that you can get any kind of value from my channel, do subscribe it and do like it. Thank you. मिलेंगे next video. Bye.